we have to do today somatoform disorder. Somatoform means कि somatic symptoms आ रहे हैं, body पे symptoms आ रहे हैं, but कोई medical explanation नहीं है. Nothing is pathologically wrong with you. Then how do a person is having symptoms like constipation हो रही है, उसे body पे insects feel हो रहे हैं, तो इसकी base जो है lies in depressive और anxiety disorders है. ठीक है, is it could be due to depression or anxiety. You are experiencing physical illness जिसकी कोई pathological base नहीं है. अब इसमें a group of disorders है ना, यानी एंजाइटी अबाउट द सिम्टम्स है, आपको एक्सेसिव टाइम ऑफ एनर्जी स्पेंड कर रहे हो आप उन सिम्टम्स पे जो आपकी बॉडी पे हो रहे हैं, एंड दे विल बी परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 months. अच्छा, स्मोटिजाइजेशन की डेफिनेशन है फिजिकल सिम्टम्स नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेडिकल डिजीज एंड आर नॉट कॉन्शियसली क्रिएटेड फॉर गेन. ये आप सिम्टम्स झूठ नहीं बोल रहे, यू आर नॉट लाइंग. लाइक पीपल आर एक्चुअली फीलिंग these symptoms on their body and they're not creating falsely. They're actually experiencing physical symptoms, but as a doctor we cannot explain it using any pathological model. The only thing is underlying these is depression or anxiety. अब किस किस तरह के symptoms आते हैं, पेन के symptoms आते हैं, बैक पेन के, जॉइंट पेन के. People are feeling these but we cannot identify a cause. Nausea, abdominal pain, chest pain, dizziness, palpitations, blur vision, painful menstruation, painful urination. And risk factor for these are जो low socioeconomic status के होते हैं वो, in female patient, because female patient are more prone to having anxiety symptoms. अब one of them is somatoform autonomic dysfunction. अब autonomic dysfunction लिखा है तो autonomic symptoms आ रहे हैं इस बंदे में और इस पेशेंट में without any underlying cause. Autonomic symptoms में cardiovascular symptoms आ सकते हैं, respiratory symptoms आते हैं, hyperventilate कर रहे हैं, gut के symptoms आते हैं, वो psychogenic vomiting हो रही है. Psychogenic means because you are anxious or depressed, you are having vomiting, not because your stomach is upset or you got food poisoning or there is pyloric stenosis. None of these are there, but you are having experiences psychogenic vomiting. उसके बाद IBS है, irritable bowel syndrome. ऑल्टरनेटिंगली आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो इस पे आपने ट्रीटमेंट क्या देना है, एंटी डिप्रेसेंट देना है और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देनी है. वी डिड यस्टरडे. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है कि आप उनके माइंड स्टेट को चेंज करते हो. जब आप उनकी थिंकिंग को चेंज करते हो, देयर बिहेवियर गेट्स ऑल्टर्ड. दूसरा डिसऑर्डर हमारे पास है सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर. ये लोग कंप्लेन करेंगे कि हमें परसिस्टेंट पेन हो रही है और nothing is like stopping the pain, right? इसमें भी एंटी डिप्रेसेंट देने हैं उनको, TCA देने हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट स्पेशली. उसके बाद एंटी कन्वल्शंस भी देने हैं, कार्बामेज़ापिन, गैबापेंटिन और CBT और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करानी है इनको. थर्ड वी हैव क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम. अब क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ऐसा हुआ है कि अगर वायरल इन्फेक्शन होती है ना, अब patient gets infectious mononucleosis, influenza or hepatitis. During that, they get so depressed or anxious कि वो उसके बाद even though disease क्योर हो जाती है, उनको थोड़ी सी exertion से इतनी ज़्यादा पेन फटीग फील होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते. पूरी बॉडी में आप मसल एक्स का बताते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बताते हैं. Chronic fatigue syndrome में क्या होता है, the person actually gets a viral infection like infectious mononucleosis, influenza, hepatitis, and they recover from it. But during that illness, they have depression and anxiety. तो उसके बाद जब वो थोड़ा सा भी एक्सर्ट करते हैं, वो आपको रिपोर्ट करते हैं कि ब्लरी विजन है, स्लीप हमारी डिस्टर्ब है. तो इनको हम रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट्स. उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, इसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं. कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है कि कोई स्ट्रेसर आएगा एंड दिस गेट्स अ लिटिल
इंटरेस्टिंग। कन्वर्जन डिसऑर्डर में आपका गेट खराब हो जाएगा जो नॉर्मली ठीक था, आपकी लिम्स काम करना छोड़ देंगी, लोअर लिम्स, आवाज बंद हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाओगे और सीजर्स आएंगे। अच्छा, a patient presented to us, she was like 23 year old. शादी को एक हफ्ता हुआ था उसकी, और उसके बाद हमारे पास सीजर्स के साथ आती है। जो सीजर्स का वर्कअप है उसमें हम उसका लंबर पंचर भी कराते हैं, ईईजी भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। एंड शी रिमेन्ड इन द वार्ड फॉर 3 to 4 days, सब चीजें नॉर्मल आती हैं। तो वी थॉट के इसको जो सीजर्स आए थे वर ड्यू टू कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है कि सडन ऑनसेट होता है सिम्टम्स का फॉलोइंग अ स्ट्रेसर लाइक डिजीज, डेथ, आर्ग्यूमेंट, फोर्स्ड मैरिज। किसी का रिश्ता आ जाता है तो दे बिकम ब्लाइंड ड्यू टू डिस्ट्रेस। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, इनएबिलिटी टू स्पीक और मूव, ब्लाइंड हो जाते हैं, सीजर्स आ जाते हैं। जैसे आई एम टेलिंग यू स्टोरी कि उसकी एक हफ्ता पहले शादी हुई थी, मे बी शी वाज नॉट हैप्पी विद हर मैरिज। फिर जब हम वर्कअप कराते हैं तो वो सारे का सारा नॉर्मल आता है, और उसमें जो पेशेंट होता है उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक पूरी जिंदगी आप यू वर एबल टू सी एंड सडनली यू गो ब्लाइंड और यू डेवलप सीजर्स। तो नॉर्मल पर्सन विल बी वेरी मच इन डिस्ट्रेस, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ला बैल इन डिफरेंस इनका एक सिम्टम है, लेकिन यानी वो मूव नहीं कर सकते अपनी बॉडी को। ऑल ऑफ अ सडन वो हैंडीकैप हो गए एंड दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। तो इसमें डिसोसिएटिव मेमोरी लॉस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, दे आर अनएबल टू वॉक। ठीक है, इट कुड बी फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज की वजह से भी हो सकता है। इसमें फॉर एग्जांपल नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं जो बिल्कुल एपिलेप्सी की तरह लगते हैं। इसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। उसके बाद है सोमेटोसाइजेशन डिसऑर्डर्स, अकरेंस ऑफ मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम आते हैं। और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, एक पेशेंट आता है, आपको कहते हैं सिविल बॉडी के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, बॉडीली सिम्टम्स में अफेक्ट हुआ हुआ है उसको, और आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस कराते हो, मल्टीपल नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन एंड अनहेल्पफुल ऑपरेशंस। ठीक है, लाइक कोलिसेस्टमी, आपको उसको लगता है इसका गॉल ब्लेडर में स्टोन्स हैं, आप उसकी यूट्रस रिमूव करने पे आ जाते हो, वो सारे के सारे कराते हो एंड उसमें कुछ भी नहीं होता इन्वेस्टिगेशंस में। तो ऐसे लोगों को ना जो स्मेटोसाइजेशन डिसऑर्डर में आ रहे हैं, जो मल्टीपल सिम्टम्स कंप्लेन कर रहे होते हैं, सपोज आपके पास क्या कहते हैं मुझे वॉमिटिंग हो रही है एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर सम मंथ्स, तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करा के देखते हो। अब आपको कहते हैं साथ में ब्लड भी आ रहा है, तो आप एंडोस्कोपी भी कहते हो जानी चाहिए। जब कराते हो वो सारी चीजें, तो अल्टीमेटली पेशेंट का मनी लॉस होता है एंड ऑल ऑफ देम कम नेगेटिव। लेकिन पेशेंट को जो होता है पेन और चीजें फिर भी रिलीफ नहीं हो रही होती। तो स्मेटाइजेशन डिसऑर्डर, तो इसमें आप मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस, अनहेल्पफुल ऑपरेशंस करवाए जा रहे होते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता उससे। ऐसे लोगों में स्मेटाइजेशन डिसऑर्डर में हम कहते हैं एक ही जनरल फिजिशियन रहे, क्योंकि अगर वो फिजिशियन चेंज करेगा वो दोबारा सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इन द एंड पेशेंट का लॉस होगा। सो पेशेंट सिम्टम्स वर ओरिजिनेटिंग on the basis of depression and anxiety, not because they were having actual pathology. उसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रिशियल डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट हैज अ बिलीफ, अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अब स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ को हम डिल्यूजन भी कहते हैं। उसको बिलीफ होता है लाइक द पर्सन हैज अ फेटल डिजीज लाइक कैंसर एंड ही इज गोइंग टू डाई। अगर उसको बार बार मेडिकल प्रोफेशनल रीअश्योर ना करे, उसकी एंजाइटी को रिलीव ना करे, तो द पर्सन गेट्स वेरी 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 वरिड। ये हाइपोकंडिशियल जो है ना डिसऑर्डर रिजेंबल्स ओसीडी, क्योंकि एंजाइटी हो रही है, बार बार उसका थॉट्स आ रही हैं दैट आई हैव कैंसर, लाइक आई एम वेरी सिक, और उसको बार बार मेडिकल प्रोफेशनल ने कहना है नो यू आर फाइन, आपको कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट रिजेंबल्स ओसीडी। लेकिन अगर उसका फॉल्स फिक्स बिलीव बहुत ज्यादा हो जाए तो वो डिल्यूशनल भी इंटेंसिटी का हो जाती है उसमें। अगर डिल्यूजन्स आ रहे हैं तो देन वी गो फॉर एंटी साइकोटिक मेडिकेशन और सीबीटी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है,
लाइक अ पर्सन सेज कि मुझे सारी पैरासिटिक इन्फेक्शंस हुई हैं और मुझे खारिश होती है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट देखेगा तो वहां उसको कोई भी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन नहीं होगी बॉडी में। तो डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, लाइक उसको लगता है कि उसकी बॉडी सारी की सारी पैरासाइट से इन्फेस्टेड है। आगे है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इट वाज आल्सो डीडी ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें उनका बिलीफ है, false fixed belief, like their shape of the body, face, nose is not likable and people are not going to like them. तो वो कंटिन्यूसली कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास जा जाके इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी नोज एंजेलिना जॉली जैसी कर दें, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी फैट एंड बैड लुकिंग एंड थिंग्स लाइक दीज। तो उनको उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना, उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट देने। और अगेन अगर डिल्यूजनल इंटेंसिटी हो जाए कि they start seeing their body as something else, then they have to be given antipsychotics. अब इन सबको मैनेज करने का एक कॉमन प्लान है। कॉमन प्लान है कि आपने उनसे ना डिबेट नहीं करनी। वो उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो यू डोंट हैव टू से कि भाई आप तो बना रहे हैं, इसकी कोई मेडिकल बेस नहीं है, ऐसे नहीं होता ना। आपने इसको चैलेंज नहीं करना और कहना है कि आपने एक ही फिजिशियन रखना है, क्योंकि अगर आप किसी और फिजिशियन के पास भेजोगे वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और उसकी हिस्ट्री लूज हो जाएगी। वी वांट द सेम फिजिशियन ताकि वो उनको फॉलो अप में देखता रहे और इन्वेस्टिगेशन पे मनी वेस्ट ना हो। टेस्ट और रेफरल नहीं करना। यू हैव टू कीप देम ट्रीटेड। रेफरल करोगे कि अगर वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे रैशेस पड़े हुए हैं, तो यू डोंट हैव टू रेफर देम टू डर्मेटोलॉजिस्ट। That person needs cognitive behavioral therapy, antidepressant or antipsychotics. Reassure करना है that their disease is not serious and we are trying to rule out अगर कोई serious disease होती। Psychotherapy करनी है। ठीक है, आपने फुल उनसे सिंपैथेटिक हिस्ट्री लेनी है, कोई उनकी एक्सेसिव इन्वेस्टिगेशन और रेफरल नहीं करानी। अगर कोई ट्रीटेबल उनकी डिजीज है, लाइक इरिटेबल बावल सिंड्रोम जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया होता है, उसको ट्रीट कर सकते हैं हम। ठीक है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम कोलैबोरेटिव एफर्ट से वी आर ट्राइंग टू रेसन योर कंप्लेंट्स और इनकरेज करना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। फॉर दैट वी नीड cognitive behavioral therapy, reassurance, explanation, advice, drug treatment, psychological treatment, rehab and shared care with जीपी को सेम रखना है। उसके बाद अगर somebody is making up symptoms for gain, that is fictitious disorder or malingering. Can somebody tell me what was definition of somatization or somatoform disorder? What was definition of somatoform somatization? Those were physical symptoms not explained by medical disease and were not consciously created for gain. The patient had nothing to gain from telling you that they are experiencing those symptoms. But fictitious disorder जो है वो conscious mind की product है. You want some gain out of it. Fictitious disorder में आपको क्या चाहिए होता है? Attention चाहिए होती है medical professional की, और malingering में you need money. अब fictitious disorders describe repetitive, deliberate production of signs and symptoms of the disease to obtain medical care. Fictitious disorder में you need medical care, malingering में you need money. Is the difference between three clear? Is the difference between three: fictitious disorder, malingering, and somatization or somatoform disorder clear? कि तीनों में आपको क्या क्या गेन चाहिए होता है? और किस में आप कॉन्शियसली कर रहे होते हो? सपोज फिक्टिशियस डिसऑर्डर में जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा? टू गेट मेडिकल प्रोफेशनल सिम्टम, मेडिकल प्रोफेशनल केयर, अपना थर्मामीटर हॉट वाटर में
हॉट ड्रिंक में डिप कर देता है टू शो कि मुझे फीवर है। देखो जो मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, अगर उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो गेन, तो वो मिलिंगरिंग होता है। एंड इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई गेन, जो कि केयर चाहिए होती है तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की, तो वो फिक्टिशियस डिसऑर्डर होता है। अटेंशन चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है। लाइक देयर वाज एन ओल्ड लेडी 85 ईयर ओल्ड इन आवर पेशेंट, शी did have upper GI bleed and thing, लेकिन जब प्रोफेसर आती थी डाउन पे, she would start screaming and crying। ये सब कुछ fictitious क्रिएट करी थी क्योंकि she wanted to gain attention। इसमें एक चीज होती है fictitious disorder on self। अगर आप खुद से false medical psychiatric symptoms क्रिएट कर रहे होते हैं consciously for attention, ठीक है, और पेशेंट को जब कहें तो वो कहते हैं मैंने टेस्ट भी कराने, सर्जरीज भी कराए, सबके लिए रेडी हो जाता है। तो मंचूजन सिंड्रोम कहते हैं। उसका प्राइमरी गेन जो होता है ना, वो अटेंशन लेना होता है, इंटरनल गेन होता है, सो दैट यू गेट अटेंशन। दिस इज chronic and persistent। Patient is afraid to be alone, they want attention। Female gender, unmarried and poorer current healthcare worker, क्योंकि उनको पता होता है किस तरह से करना है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस वाज कि एक लैब टेक्नीशियन होता है, वो माइक्रोबायोलॉजी की लैब में काम करता होता है, वो खुद ही अपने आप को पैथोजन इंजेक्ट करता होता है और फिर जाके हॉस्पिटल में बेड्स पे लेट जाता होता है कि मैं तो बहुत सिक हूँ, आई हैव इन्फेक्शंस। और जब आप चेक करते हो तो उसको वाकई में इन्फेक्शंस होती है क्योंकि पैथोजन तो अंदर गया हुआ है। देन देयर इज फिक्टिशियस डिसऑर्डर बाय अनदर, जिसको मंचूजन बाय प्रॉक्सी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज इसकी स्टोरी थी दैट देयर वाज अ ग्रैंड मदर, वो अपनी पोती को लेके आती है बार बार, उसके जो बेटा और बहू होती है उसकी डेथ हो चुकी होती है, एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, और उसको बार बार सिक दिखाती है, उसके सिम्टम्स सिक बनाती है। उसने वहां पे लैब टेक्नीशियंस को भी मिलाया था जो फेक ब्लड रिपोर्ट्स देता है, हर किसी को बताती है इसको कैंसर है, एंड देन ताकि उसको बच्ची को केयर मिले ज्यादा, और साथ ही साथ वो बच्ची को लेड पॉइजनिंग भी कर रही होती है। तो गिवर फॉल्स मेडिकल सिम्टम्स बाय केयर गिवर, जो उसकी दादी होती है, ऑफन अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड और केयर टेकर ऑफ एन एल्डरली। वो क्या करता है, मेक द चाइल्ड सिक और टेल्स फॉल्स सिम्टम्स when the child is not actually sick। आगे आ गया malingering। अब what happens in malingering, you have external gain, like आपको paid leave चाहिए और workman compensation चाहिए। we study that in forensic medicine। इसमें क्या होता है, अगर आप खुद ही वो बंदा musculoskeletal injuries कर लेते हैं ताकि उसको पैसे मिले, जॉब में जाके वो दिखाए कि ड्यूरिंग द जॉब आई गॉट दिस इंजरी, ना कंपनसेट मी, ठीक है, कॉन्शियसली फॉल्सिफाइड मेडिकल सिम्टम। ये सेल्फ लिमिटिंग इसलिए होता है, जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं, छुट्टी मिलती है, तो खत्म हो जाती है, यू स्टॉप, ये इट्स वेरी एक्यूट। जबकि ये फिक्टिशियस डिसऑर्डर होते हैं, वो तो कंटिन्यूसली अटेंशन चाहिए आपको, वो क्रॉनिक होते हैं, वो चलते रहते हैं। मिलिग्रिंग तो थोड़ी सी आपने झूठ बोल लिया so that you get paid leave or compensation। अब मिलिंगरिंग को कैसे करना है, मैनेजमेंट इज जेंटल बट फर्म कॉन्फ्रंटेशन। इसमें आप कॉन्फ्रंट कर देते हो पर्सन को, और इसको कहते हैं हम आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होगा, बट आप उसको कॉन्फ्रंट करते हो। और जो मंचहाउसन सिंड्रोम होता है, उसमें तो यू हैव टू ट्रेस पर्सन हिस्ट्री और शो करना है उसको। उसमें सम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहे होते हैं कंटिन्यूसली ऐसे लोग, तो उनकी लिस्ट लगाते हैं नेम की कि ये लोग हैं जो कि फॉल सिम्टम्स के साथ आएंगे जस्ट टू गेट अटेंशन। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल इजी। हाँ, ये देखो, a 46-year-old male consulted a medical specialist। He has a strong belief that he has stomach cancer. Previous, he has seen a gastroenterologist who has investigated him, including doing gastroscopy, such a gastroscopy करके देख भी लिया, all investigations were normal, but he's still not satisfied। How would you manage him? What is the diagnosis?
देखो strong belief है, right, about having cancer. This was similar to OCD. इसको हम क्या कहते थे, hypochondrial disorder, जिसको पेशेंट को लगता था कि द पेशेंट हैज कैंसर और उसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बार बार उसे रीअश्योरेंस देनी पड़ती थी, बार बार रीअश्योरेंस देनी पड़ती थी ना, दे कंटिन्यूअसली वांट्स रीअश्योरेंस बिकॉज ही वाज नॉट सेटिस्फाइड. हाउ विल यू मैनेज हिम? अब इनको हमने मैनेजमेंट क्या करनी थी, उसमें सारी जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लिखने हैं कि यू हैव टू टेक फुल सिंपैथेटिक हिस्ट्री, टेबल 28.30. You have to take full sympathetic history. You have to exclude diseases, but you have to avoid unnecessary investigation, referrals. ठीक है, एक collaborative relationship establish करना है, GP change नहीं होने देना, encourage करना है return to normal functioning, reassurance, explanation, advice देना उसको. उसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट क्या करना है, एंटी डिप्रेसेंट देना है. अगर उसका डिल्यूजन ज्यादा हो जाए तो वी हैव टू गिव एंटी साइकोटिक्स एज वेल एंड शेयर्ड केयर विद जीपी. जीपी एक ही रखना है. आगे आ जाओ. A 25-year-old girl is admitted a night before wedding, unable to talk, unable to see from both of her eyes. She is not communicating to her doctor in any way. Urgent ophthalmological examination is normal. Wow. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं बिल्कुल ठीक है. फिजिकल एग्जामिनेशन इज आल्सो अनरिमार्केबल. अर्जेंट एमआरआई भी करा लिए व्हिच इज आल्सो नॉर्मल. व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? यस, इट्स कन्वर्जन डिसऑर्डर, क्योंकि उसको पसंद नहीं था ये, सो शी इज हैविंग दिस सिम्टम्स. ऑल ऑफ अ सडन वो बात नहीं कर सकती, all of a sudden she is blind. What other features can be present? इनमें तो था, I told you, इनमें नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स भी होते हैं. इसमें वो टेबल लिखना है कंप्लीट के और कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं ना इनमें. इनमें गेट डिस्टर्बेंस होता है. इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिम्स, सडनली ऑल ऑफ अ सडन यू आर हैंडीकैप, राइट. सेंसरी लॉस आता है. बाकी एफोनिया ब्लाइंडनेस तो उन्होंने खुद ही लिख दी है. आगे, a 54-year-old man presented with mixed of physical symptoms that have been present for past 9 years. Numerous investigation and review by specialists have indicated no organic base for the symptoms. What is the most likely disorder? What is the most likely disorder? उसको इतने ज्यादा symptoms हैं, investigation बेतहाशा कर लिए, बेतहाशा specialist के पास किया, कुछ organic base नहीं निकलती. इसको हम क्या कहते हैं, somatization disorder. मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनकी जनरल प्रिंसिपल्स है मैनेज करने के लिए. आपने हिस्ट्री लेनी है, एक्सक्लूड करने हैं डिजीज, बट यू डोंट हैव टू डू अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस और रेफरल. साथ में demonstrate करना है कि you actually believe in his complaints and you have to establish a positive collaborative relationship. साथ ही साथ CBT antidepressant, and if the psychotic symptoms are seen you have to give antipsychotics as well. A 35-year-old lady presents with irritability, loss of appetite, aches, and pains. She gives history of interferon injection for SCV infection with sustained biological response 1 year back. Her liver function tests are normal ever since. What is the most likely diagnosis? अच्छा, ये देखो उसमें हिस्ट्री आ गई वायरल इन्फेक्शन की, हेपेटाइटिस हुआ था उसे, और अब उसको पूरी बॉडी में पेन होते हैं. शी हैज लॉस्ट हर एपेटाइट, इरिटेबल है. विच ऑफ द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर इज दिस? कौन सा वाला है ये?
Can somebody even try कि ये which disorder is this? It's chronic fatigue syndrome. What other questions will you ask in the history to confirm the diagnosis? क्या पूछेंगे इसमें हम और? ये बहुत इंट्रिगिंग क्वेश्चन है, क्या पूछोगे आप और? हिस्ट्री में क्या पूछोगे आप? हिस्ट्री जो लोगे वो डिप्रेशन और एंजाइटी के क्वेश्चंस पूछोगे। आप उससे पूछोगे फॉर सम लास्ट पास्ट वीक्स वर यू होपलेस और डाउन? आप बाहर जाते हो, स्लीप कैसी है, एनर्जी लेवल कैसा है, थॉट्स ऑफ सुसाइड हैं कि नहीं? यू हैव टू टेक हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आउटलाइन मैनेजमेंट प्लान फॉर दिस पेशेंट विद बायोफिजिकल मॉडल। बायोफिजिकल मॉडल में वही टेबल लिखना है मैनेजमेंट वाला 28.30। ठीक है, नथिंग एल्स, वही सारा प्लान लिखना। रीअश्योरेंस, एक्सप्लेनेशन, एडवाइस इज शेयर केयर्ड विद जनरल फिजिशियन। A 30-year-old lady presents with feeling of fatigue, weakness, difficulty, multiple complaints involving nearly all symptoms of the body. Further inquiry showed that physical and systemic examination is normal. Lab and radiological tests show no pathological changes. What is the most likely diagnosis? Yes, it's somatization disorder. What further question would you ask to confirm the diagnosis? Questions हम कौन से वाले पूछते हैं? Questions हम anxiety और depression के symptoms के पूछते हैं। हम पूछते हैं कि आपको कोई लो मूड हुए हैं सिंस पास्ट 2 वीक्स? आपको बाहर लोगों से मिलना अच्छा लगता है या घर पे अकेले रहना अच्छा लगता है? नींद का क्या कोई मसला तो नहीं है? आपको ऐसा लगता हो कि मेरी एनर्जी बहुत कम हो गई है? क्योंकि लो एनर्जी इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ डिप्रेशन। और इसके बाद कोई सुसाइड की थॉट आई है आपको? You have to list few depression and anxiety questions. Outline treatment strategies. We had reassurance, explanation, drug treatment था, psychological treatment था, rehab था, shared care with GP.